मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परमाणु एकेडमी में मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरे ट्यूब के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सरे ट्यूब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। एक्सरे ट्यूब के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और क्या कौन सा पार्ट किस काम में आता है और उसका क्या यूज़ है, और पर्टिकुलर पार्ट किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी एक विशेष वजह होती है। जैसा मैंने पहले आपको एक्सरे ट्यूब का फिगर ये बताया है, इसमें ये एक्सरे ट्यूब है, ये एक्सरे ट्यूब है अलग से निकली हुई। यहाँ पे कॉलीमीटर अटैच होता है, ये मेटेलिक इसका कवर है। अब मैं आपको इस ट्यूब के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, और ये जो मेटेलिक ट्यूब है ये इसका एक स्केच डायग्राम है। ये मेरी हर स्लाइड में मैंने इसको शो किया है आपको, जिससे कि आपको समझने में आपको आसानी रहे। परमाणु एकेडमी में मैं आपको कोशिश करूँगा एक्सरे ट्यूब के बारे में, एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में, रेडिएशन फिजिक्स के बारे में, तमाम जो आपका कोर्स है इससे संबंधित सभी कुछ लेक्चर में कवर किया जाए आने वाले समय में। ये ग्लास ट्यूब है, ये मेटेलिक ट्यूब के अंदर ये ग्लास ट्यूब है, ये अलग से ग्लास ट्यूब को शो किया गया है। इसके एक एक पार्ट्स की हम स्टडी करेंगे। ये इसका एक सर्किट डायग्राम है जिससे कि एक्सरे प्रोड्यूस होती है। सिंपल सर्किट डायग्राम है। जो एक्चुअल सर्किट डायग्राम है जिसमें ट्रांसफार्मर वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ से हमारा मेन लेक्चर शुरू होता है। एक्सरे ट्यूब जो है ये कंप्लीट पार्ट, ये पूरा एक एक्सरे ट्यूब है। इसके अंदर ये आउटर कवर जो है ये मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग है। दूसरा इसके अंदर, ये आप इसके अंदर जो मेरा कर्सर है उसकी तरफ गौर करिए, ये जो दूसरी ट्यूब है ये ग्लास एनवलप है, जिसके अंदर वैक्यूम होता है और इसके अंदर एनोड और कैथोड होते हैं। ये जो है यहाँ जो फिलामेंट दिख रहा है आपको, ये कैथोड असेंबली है। इसके सामने पॉजिटिव एंड है, ये एनोड असेंबली है। और इस मेटेलिक ट्यूब के अंदर ये एक्सपांशन बेलोस शो किया गया है। इसके अंदर नीचे यहाँ पे ये कॉलीमीटर है जहाँ से एक्सरे निकलती है। बाकी सब जगह शील्ड होता है, एक्सरे सभी तरफ निकलती हैं, लेकिन यूज़फुल एक्सरे जो है हमारी इसी तरफ निकलती है। ये सारी जो डिटेल्स हैं ये मेरे द्वारा लिखित किताब हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर मेरी वेबसाइट दी हुई है, मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो दिया है। आप अपने कमेंट्स मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, और आपकी कोई भी इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, एक्सरे से रिलेटेड, इस कोर्स से संबंधित जितना हम पढ़ा रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेजिए। जो YouTube के ऊपर जो ये लेक्चर आता है उस पर भी आप अपने कमेंट्स करिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग। ये जो मेटेलिक ट्यूब है ये ग्लास ट्यूब के चारों तरफ कवर की गई है, और इसका मेन पर्पस जो होता है वो इस ट्यूब को बचाना होता है, ग्लास ट्यूब को, इस पे शॉक ना लगे, जर्क ना लगे। और इस ट्यूब के ऊपर एक हैंडल भी होता है जो इस ट्यूब को पकड़ने के काम आता है, ट्यूब को ऊपर नीचे और साइड वाइज करने के काम आता है। ये जो इसके साथ एक कॉलीमीटर ये अटैच्ड है, आपको दिख रहा है। ये कॉलीमीटर का पर्पस होता है एक्सरे को लिमिट करना। यहाँ एक ऑप्टिकल सोर्स होता है जो ऑप्टिकल लाइट शरीर के ऊपर पड़ती है, पेशेंट की बॉडी के ऊपर, उसको कंट्रोल करता है, वो छोटा और बड़ा करता है। और ये जो मेटेलिक हाउसिंग है इसके साथ ये कॉलीमीटर अटैच होता है। इसके अंदर ग्लास एनवलप है। ये ग्लास एनवलप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पायरेक्स ग्लास का बना होता है जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है। मैं आपको बता दूं इसमें कि इसमें बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इतनी हाई एनर्जी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये ग्लास उस टेम्परेचर को सहन कर सके, ये क्वालिटी इस पायरेक्स ग्लास के अंदर होती है। इस ग्लास एनवलप के अंदर वैक्यूम होता है। इसका प्राइमरी कार्य इसका होता है वैक्यूम मेंटेन करना, और इसके अंदर एनोड और ये कैथोड असेंबली को इसके अंदर हाउस करना। इन दोनों के बीच में समटाइम्स ऑयल भी होता है और समटाइम्स एयर फ्लो करती रहती है।
जो इसको कूल करती है। फैन भी इसमें अटैच होता है जो इसको कूल करते रहता है। इस ग्लास के अंदर वैक्यूम होता है। वैक्यूम का पर्पज ये होता है कि अगर इसके अंदर एयर है तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो वो छिन भिन हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए इसके अंदर वैक्यूम का होना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं इसके अंदर कैथोड असेंबली। कैथोड एक फिलामेंट है। आप जब कभी भी कैथोड की बात करें तो कैथोड फिलामेंट इसको इसी तरह से बोलिए जिससे कि आपकी आदत पड़ जाए। बहुत सारे, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि बच्चे जब वाइवा देते हैं और जब लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कैथोड और एनोड असेंबली में। इसलिए ये बेहतरीन तरीका है कि इस कैथोड को हम साथ में फिलामेंट भी बोलें। कैथोड ये फिलामेंट है। ये फिलामेंट जो है ये नेगेटिव साइड है। ये देखिए आप इसके कॉन्टैक्ट्स निकले हुए हैं जो आगे निकल के बाहर निकलते हैं, तो ये नेगेटिव एंड है। और इसके सामने जो एनोड है ये पॉजिटिव एंड है। ये जो फिलामेंट है ये बिल्कुल जो पुराने बल्ब आया करते थे उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता था, उसी तरह से कॉइल होती है। ये पतले से तार होता है। इस तार का, टंगस्टन तार जो होता है इसका डाया 0.1 to 0.2 मिलीमीटर डाया होता है और इसकी जो लंबाई होती है तार की वो 7 से 15 mm लंबा होता है और कॉइल के रूप में इसके अंदर अटैच होता है। ये प्योर टंगस्टन नहीं होता। इसके अंदर 1 से 2% थोरियम, जिसकी जेड वैल्यू 90 होती है, मिक्स किया जाता है। द पर्पज ऑफ थोरियम, इसमें जो ऐड किया जाता है उसका पर्पज होता है कि इसकी थर्मोआयनिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो। थर्मोआयनिक एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जैसे ही इसको गर्म किया जाता है फटाक से टेम्परेचर अटेंड करता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 2000 से 2200 डिग्री के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगता है। तो थोरियम को इसलिए इसके अंदर ऐड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्सरे ट्यूब के अंदर जनरली 2 फिलामेंट होते हैं। जो एक फिलामेंट यहाँ बताया गया है इस तरह से 2 फिलामेंट होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा फिलामेंट छोटे टारगेट जो होते हैं उनका एक्सरे लेने में काम आता है। बड़ा जो फिलामेंट है, बड़ा टारगेट जो है, वो बड़े एक्सरे, जो बड़ा पार्ट होता है बॉडी का, उसके लिए काम में लिया जाता है। इसलिए हम इसको डुअल फिलामेंट बोलते हैं। लार्ज फोकस, जैसा मैंने बताया, बड़े और थिक पार्ट की बॉडी जो होती है, बड़ी और थिक पार्ट होता है बॉडी का, जो उसका एक्सरे लेने में काम आता है। जबकि जो छोटा पार्ट होता है, छोटा फिलामेंट होता है, वो छोटे से स्मॉल पोर्शन जो है, पार्ट है बॉडी का, उसका एक्सरे लेने काम आता है। कैथोड को 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इस टेम्परेचर के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। इस कैथोड असेंबली के साथ में एक आप देखिए, ये जो है इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड फोकसिंग कप। इस फोकसिंग कप का एक कप नुमा असेंबली होती है, निकल की बनी हुई, जो जिसके अंदर ये फिलामेंट हाउस्ड होता है या कैद होता है, एक तरह से मान लीजिए। ये जो कप होता है, इस फिलामेंट के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज होता है। इस कप के ऊपर भी सेम नेगेटिव पोटेंशियल होता है। इसका पर्पस क्या है इस फोकसिंग कप का, कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वोल्टेज दिया जाता है, यहाँ पे सामने पॉजिटिव वोल्टेज होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये कप नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ये चारों डायरेक्शन में सभी जगह निकलेंगे। ये कप होने की वजह से, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से, ये इन इलेक्ट्रॉन को एक बीम के रूप में बना देता है। तो एक बीम के रूप में ये सामने टारगेट के ऊपर जाके टकराते हैं और एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। इन सम केसेस इस कप के ऊपर इस एनोड, कैथोड से भी ज़्यादा नेगेटिव, थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल किया जाता है, जिससे कि ये बहुत पतली इलेक्ट्रॉन बीम बनाते हैं और टारगेट एनोड से टकराते हैं। सम केसेस इस तरह का भी डिज़ाइन किया जाता है ट्यूब को। ये एक कैथोड असेंबली है जिसमें आप देखिए, ये बीच में एक फिलामेंट है, ये एक बीच में फिलामेंट है और इसके दोनों तरफ जो है ये असेंबली है जिसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल रहता है। जब हम बड़े पार्ट का एक्सरे लेते हैं तो ये बड़ा वाला जो टारगेट है ये काम आता है, फिलामेंट काम आता है, और जब हम छोटे पार्ट का एक्सरे लेते हैं तो ये छोटा फिलामेंट काम में आता है। जैसा मैंने बताया, इसके अंदर 1 से 2% थोरियम मिला हुआ होता है जो इसकी इलेक्ट्रॉन एमिशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है।
यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ लिया गया है टंगस्टन और थोरियम, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई गई है। टंगस्टन जिसकी जेड वैल्यू होती है 74, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 से 3410। ये मैंने जो दो वैल्यूज़ की है, आप अलग अलग बुक देखेंगे उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा चेंज आएगा इसके अंदर। तो ये इस रेंज के अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि एक्सरे के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है टारगेट के ऊपर, इसलिए हाई टेम्परेचर हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल होना चाहिए। इसके अंदर जो टंगस्टन के अंदर जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट ये भी टंगस्टन ही यूज़ किया जाता है वहाँ पे भी, इसमें थोरियम मिलाया जाता है जिसकी जेड वैल्यू 90 है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1750 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, एनोड असेंबली। ये देखिए यहाँ पे एनोड, ये रोटेटिंग एनोड होता है, ये पॉजिटिव साइड होता है इस एक्सरे ट्यूब का, और ये रोटेटिंग एनोड होता है। ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से निकल के यहाँ पे टकराते हैं। इसका कुछ ये एक डिस्क टाइप की असेंबली होती है जो किनारे से जो है आउटर इस जो पोर्शन है इससे थोड़ी सी एंगल्ड होती है ये चीज़। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, आप देखिए इसके अंदर टंगस्टन एंड रीनियम, इसका एलॉय इसके ऊपर इसका लेप किया जाता है, कोट इस डिस्क के ऊपर लेप होता है। इसका पर्पज़ ये है कि जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराते हैं, सिर्फ 1% इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 1% एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन जो है एक्सरे के अंदर कन्वर्ट होती है। 99% ऑफ द एनर्जी यहाँ पे डिपॉजिट होती है। तो आप इमेजिन करिए कि इस एनोड का कितना ज़बरदस्त टेम्परेचर होता होगा। इसलिए ये जो टारगेट है, टारगेट मटेरियल को सेलेक्ट करने समय हमें ये देखना होता है कि इसकी कंडक्टिविटी एक रीजनेबल अच्छी कंडक्टिविटी हो, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो और वो हाई टेम्परेचर के ऊपर अपना शेप ना चेंज करे। तो रीनियम जो इसके अंदर मिलाया जाता है उसका पर्पज़ ये होता है कि इस मटेरियल की इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब ये टेम्परेचर हाई होता है फिर ठंडा होता है, फिर हाई होता है, फिर ठंडा, जब हम एक्सरे लेते हैं तो गर्म और ठंडे के बाद अगर नॉर्मल मटेरियल कोई दूसरा होगा, अगर प्योर टंगस्टन लिया जाएगा तो इसके अंदर वो क्रैक्स डेवलप करेगा जिससे कि ये टारगेट डैमेज हो जाएगा। अगर क्रैक्स डेवलप हो गए और टारगेट डैमेज हो गया तो आपकी पूरी ट्यूब खराब हो गई। एक्सरे ट्यूब की, एक्सरे मशीन के अंदर सबसे कॉस्टली पार्ट्स एक्सरे ट्यूब होती है, तो इसको बहुत संभल कर यूज करना चाहिए। एनोड इज कनेक्टेड टू द एसोसिएटेड असेंबली मेड ऑफ मोलिब्डेनम एंड कॉपर। क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है, ये मोलिब्डेनम और कॉपर असेंबलीज के साथ अटैच होती है, जिससे कि ये फटाफट हीट अपनी ये यहाँ से डिसिपेट कर दे, यहाँ से हीट रिमूव कर दे। कुछ तो यहाँ बाहर जो कूलिंग होती है उसकी वजह से, कुछ इसकी वजह से ये बहुत जल्दी कूल हो जाती है ट्यूब। ये जो एनोड है इसको हम टारगेट बोलते हैं। तो आप जब कभी भी इसको यूज़ करें, एनोड टारगेट, इसको कंबाइंड वर्ड की तरह इसको यूज़ करें, एनोड डैश टारगेट या टारगेट डैश एनोड। जैसे मैंने आपको बताया कैथोड जो है फिलामेंट, या तो आप फिलामेंट डैश कैथोड या कैथोड डैश फिलामेंट इसको बोलें, और ये जो टारगेट है इसको आप टारगेट डॉट एनोड या एनोड डॉट डैश टारगेट यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये जो एनोड असेंबली है, जो एनोड है, ये जैसा मैंने बताया ये डिस्क नुमा होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरते हैं वहाँ पे ये 5 से 15 डिग्री इंक्लाइंड होता है। ये इसका एक पर्पज़ होता है, वो आने वाले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेन पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर विच रोटेट्स द एनोड, ये पूरी एनोड असेंबली है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये मोटर, ये बाकायदा इसको रोटेट करती है इस एनोड को, पूरी असेंबली को, और ये बहुत फास्ट रोटेट होता है। जनरली इसकी स्पीड 3000 से 4000 राउंड्स पर मिनट होती है। हाई एफिशिएंसी एक्सरे ट्यूब जो है उसके अंदर इसकी जो स्पीड होती है वो 10,000 से 12,000 राउंड्स पर मिनट तक भी होती है। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कैथोड असेंबली, एनोड असेंबली, इसके ऊपर मेटेलिक एनवलप और ये ग्लास एनवलप। अब आपको जो क्वेश्चंस इनके अंदर आते हैं कि टारगेट एनोड के अंदर टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है,
इस टंगस्टन के अंदर रीनियम क्यों मिलाया जाता है, कैथोड जो है ये एनोड का ही क्यों बना होता है, इसकी जगह क्या हम दूसरा एनोड यूज़ कर सकते हैं, कैथोड यूज़ कर सकते हैं। फिलामेंट जो है ये टंगस्टन के अलावा क्या हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो ये कप लगा होता है ये क्यों होता है इसके अंदर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके जवाब आप इस लेक्चर के नीचे अपने कमेंट्स के रूप में मुझे आप दीजिएगा। इसके अलावा आप देखिए ये जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर ग्लास ये एक्सपांशन बेलो है, ये एक कॉइल नुमा स्ट्रक्चर होता है जो बेरिलियम का बना हुआ होता है और ये यहाँ पे होता है। जब इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो ये बेलो ओपन होता है और इसको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करवाता है कूलिंग के लिए। इसके अंदर ऑयल भी यूज़ किया जाता है इस असेंबली के अंदर जो रोटेट होता है। ये जो हीट जो है ये हीट इस ऑयल को गर्म करती है और आउटर सरफेस से ये कूलिंग करती रहती है। तो एक्सरे मशीन जब भी जहाँ लगी होती है अगर वहाँ एसी लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है, कूलिंग इसकी बहुत अच्छी तरह से होती है। मैंने आज आपको इस एक्सरे ट्यूब के सभी पार्ट्स बहुत डिटेल में बताए हैं। इसको और डिटेल में इसकी और बारीकियों में पढ़ने के लिए आप मेरी बुक, मेरे द्वारा लिखी गई बुक हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स को रेफ़र कर सकते हैं। आप इस साइट पे जाके देखिए क्या क्या चैप्टर्स इसके अंदर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये बुक है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। हर चैप्टर से पहले सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके बाद उन क्वेश्चंस का बहुत सिंपल भाषा में आंसर दिया गया है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर पैरामीटर्स ऑफ एक्सरे ट्यूब के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।